डेली जीके जीएस डोज का ये चौथा क्लास है। ये बहुत ही उत्कृष्ट चीज है जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इसका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। एक्चुअली भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, पहले ये जान लेते हैं। क्रिप्स मिशन आया था उस समय, जो कि विफल रहा। उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके कारण बढ़ती महंगाई और ब्रिटिश सरकार के प्रति जो लोगों में आक्रोश था, ये सब चीज आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा था। तो हुआ कि 8 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस का बंबई अधिवेशन था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया जाएगा। और यहीं पे गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक से डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था उस समय। और इसके जो कुछ इंपोर्टेंट लीडर थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली जी हो गए, ये सब इसके महत्वपूर्ण लीडर थे। लेकिन सरकार ने क्या किया कि आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ही कठोर रुख अपनाया। पहले ही दिन जितने भी बड़े बड़े लीडर थे सबको अंदर डाल दिया। उसके बावजूद ये बहुत बड़ा जन आंदोलन था और इस आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में समानांतर सरकारें चलाई गई थी। एक याद रखना है, सतारा, जो कि महाराष्ट्र का एक लोकेशन है, वहां पे पहली बार इस आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार चलाई गई थी। उसके बाद से यूपी का एक लोकेशन है बलिया, पश्चिम बंगाल का एक लोकेशन है तामलुक। इन सभी जगहों पे समानांतर सरकारें चली गई थी। हालांकि यह आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता तो नहीं दिला सका, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को यह स्पष्ट मैसेज दे दिया कि उसका शासन अब भारत में सुरक्षित नहीं है। तो यह था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, उसके बाद इन्होंने भारत को भ्रमण किया और भारत के जो ग्राउंड रियलिटी थी उसको जानने की कोशिश की। उसी समय बिहार के चंपारण जिले में तिनकठिया पद्धति, जो कि बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि शोषण करने वाला पद्धति था, अंग्रेज ने वहां के किसानों पर लाद दिया था। उनका कहना था कि आपको जमीन के किसी एक हिस्से पे नील की खेती करना कंपलसरी है। और प्रॉब्लम यह था कि नील की खेती करने के बाद वो जमीन बंजर हो जाता था, जिससे परेशान होकर वहां के जो लोकल लीडर थे राम कुमार शुक्ल जी, उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा। फिर गांधी जी आए और चंपारण में पहला सत्याग्रह किया और वो सफल भी रहा। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के मार्ग पे चलते हुए दृढ़ रहना, किसी भी हिंसक तरीके से चीजों को मनवाना नहीं, सत्य के मार्ग पर रहते हुए चीजों को मनवाना। तो उनका जो पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917, नील किसानों की समस्या के रिगार्डिंग ये बात करता है। जो दूसरा सत्याग्रह था खेरा का 1918 में, इसमें एक्चुअली हुआ था कि अकाल के बावजूद जो राजस्व, यानी कि अकाल के बावजूद जो कर मांग रहे थे अंग्रेज, उनसे छुटकारा दिलाया वहां के लोगों को। और अगला आपको याद रखना है, जैसे कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन याद है आपको, 1920 से लेकर 1922 तक ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार हुआ। फिर नमक सत्याग्रह भी आपको याद रहेगा 1930 में, जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट है। ये सारी की सारी जो आंदोलन वगैरह है जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में समूह में शामिल किया है, देखिए जो होता है आदिम जनजाति समूह, इसमें देश के बहुत सारे जनजातियों को रखा गया है। तो पूछ रहा है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति है। राजस्थान के बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे कि मीना है, भील है, जैसे कि फिर गरासिया है। जनजाति को भी याद रखना किस स्टेट का कौन सा जनजाति है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। सहरिया है, डामोर, कंजर, ये सब बहुत सारी जनजातियां हैं। इसमें से जो ये कौन सी सहरिया जनजाति है ना, इसको आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। और वहां की जो प्रमुख जनजाति है वो मीना है, जिसकी जनसंख्या वहां पे सबसे अधिक है। ध्यान रखना इन चीजों को। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतनाट्यम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए भारतनाट्यम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतनाट्यम दक्षिण भारत का तमिलनाडु का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो भाव, राग, ताल और नाट्यम का मिश्रण है। ठीक है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट इसका ध्यान रखना, इसको पूछ रहा है कि किस नाम से जाना जाता है। तो इसको सादिरट्टम, किस नाम से? सादिरट्टम कह लो, या इसको दासी अट्टम कह लो, दासी अट्टम, या फिर देवदासी अट्टम कह लो। इन सभी नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले सादिरट्टम, दासी अट्टम, तो समझना कि भारतनाट्यम के बारे में ही बात कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट इनके कंपोनेंट थे दो लोग मेनली, एक थी रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल, और एक थे ई कृष्ण अय्यर। इन दोनों ने 1932 में
भारतनाट्यम को एक कह सकते हैं कि नए मंच पे लाया और एक अलग सम्मान दिलवाया। ठीक है, तो और इसके कुछ परफॉर्मेंस ऑर्डर को भी ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है। जैसे कि एक याद रखना, आलाड़िपू, ये भारतनाट्यम से रिलेटेड है। दूसरा याद रखना, जाति स्वरम, जाति स्वरम, शब्दम, ये सभी के सभी भारतनाट्यम के रिगार्डिंग नृत्य क्रम में है। इसमें आलाड़िपू एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुत सारे ऐसे नर्तकी हैं जो भारतनाट्यम करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रुक्मणी देवी अरुणडेल, जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और इन्होंने चेन्नई में कला क्षेत्र की स्थापना भी की है, कला क्षेत्र एक संस्थान है, उसकी स्थापना की है। अगला ध्यान रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति। एक्चुअली यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी की भी प्रसिद्ध कलाकार है। अनदर वन इज मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैजंती माला, ये भी भारतनाट्यम के एक्सपोनेंट हैं। टी बाला सरस्वती, मल्लिका साराभाई, एक याद रखना, अलार्मिल वल्ली, लीला सैमसन, ये सभी के सभी जो है सो भारतनाट्यम के महत्वपूर्ण क्या सकते नर्तक हैं। तो भारतनाट्यम के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है, सादी रट्टम को नहीं भूलना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? देखिए, ये भारतीय जो राष्ट्रपति है संघ का एक पार्ट है। राष्ट्रपति के रिगार्डिंग जो अनुच्छेद दिया गया है 52 से लेकर 62 तक दिया गया है, सबके बारे में एक बार जान लेते हैं। अनुच्छेद 52 में ही कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन हो, यानी कि निर्वाचन की बात कर रहा है, कौन कौन मतलब इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। और 55 जो है सो निर्वाचन की पद्धति की बात करता है, निर्वाचन की पद्धति की बात करता है। अनुच्छेद 56, 57 में इनका जो कार्यकाल है जो 5 वर्ष, उसके बारे में बात है। 57 में पुनर्निर्वाचन की यानी कि री इलेक्शन के लिए बात करता है 57 अनुच्छेद। 58 और 59 में बात करता है इनकी योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जो 59 है उनकी जो कार्यालय की शर्तें हैं, जैसे कि लाभ का पद नहीं, संसद सदस्य नहीं, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। 60 में शपथ है, 61 में है इन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 62 में है कि जब पद रिक्त हो जाएगा तो कितने समय के अंदर इसको भरना है, यानी कि पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव 62 में उसकी बात करता है। उसके बाद एक दो और याद रखना, एक 72 याद रखना जो क्षमादान के रिगार्डिंग है। एक 87 याद रखना जो कि जब भी राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, यानी कि आम चुनाव के बाद हर साल की शुरुआत में जो अभिभाषण होता है वो आर्टिकल 87 में दिया गया है। और 123 याद रखना जो कि अध्यादेश के रिगार्डिंग है, जब संसद सत्र में नहीं होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और जो कि अगर बाद में संसद उसको एक्सेप्ट किया तो वो कानून बन जाएगा, नहीं तो ऑटोमेटिक 6 सप्ताह के बाद निरस्त हो जाता है। ये राष्ट्रपति के रिगार्डिंग कुछ अनुच्छेद है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? देखिए, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कहीं नहीं था। हुआ क्योंकि 42 संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसमें स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और ये कहां से लिया गया है? ये रसिया से लिया गया, ये रूस से लिया गया है। हमारे संविधान में ये अनुच्छेद 51A और भाग 4 का ए में है, इनको भी नहीं भूलना। शुरुआत में ये 10 था, लेकिन बाद में ये 11 हो गया। कब हुआ ये 11? देखिए, ये 11 हुआ था, आपको मैं बताऊं कब हुआ था ये। 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, उस समय ये क्या हो गया, ये 11 हो गया था। जो शिक्षा का अधिकार था उस समय इसको ऐड कर दिया गया था। और जो हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें से चूज कर लो अप्रॉक्स, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा जान लेना भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में, जैसे कि जो हमारे विश्व में इसका 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इनका जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना है? 3214 है। उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे, हाँ,
14 और पूरब से पश्चिम विस्तार है इसका 2933। ये भी एग्जाम में पूछता है, ये तो मुझसे एग्जाम में पूछा था इस बार एनटीपीसी में। और इसका स्थलीय सीमा जो है वो लगभग 15,200 किलोमीटर लंबा है। जो जलीय सीमा जो तटरेखा है द्वीपों को मिला के वो है 75 से 16.6 किलोमीटर। ये थोड़ा सा फिजिकल को आपको ध्यान रखना है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? देखिए, पौधे में बहुत सारे उत्तक होती है, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। जो अस्थायी उत्तक होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है सरल और एक होता है जटिल। जो सरल उत्तक होता है उसमें ऐसे कि आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब आता है। जो जटिल होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है ना वो पानी का संवहन करता है और फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। ध्यान रखना, फॉसिफ्लोएम फॉसिफूड ऐसे याद कर लो, मैं ऐसे याद करता हूं। और जाइलम पानी का संवहन करता है। तो ये प्लांट के टिश्यू हैं। मेरिस्मेटिक उत्तक होता है वृद्धि के लिए, और जाइलम फ्लोएम जो कि एक जटिल उत्तक है, अस्थायी जटिल उत्तक है, वो संवहन के लिए है, परिवहन के लिए है। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो इस वीडियो में इतना है, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सेशन को मैं कंटिन्यू करूंगा, पता नहीं कितना सीरीज आएगा लेकिन मुझे नहीं पता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद से लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और कुछ अगर अपडेट चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बाकी इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।